नमो नमः नमः संस्कृताय। सभी संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों और संस्कृत से प्रेम करने वाले सभी विद्वत गणों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के साथ अपने वो नोट्स शेयर कर रही हूँ जिनसे मैंने बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ कर के उनका निचोड़ निकाल कर बनाए थे। और यकीन मानिए, इनसे बाहर मुझे किसी परीक्षा में कुछ नहीं मिला। आप कहेंगे कौन सी परीक्षा? इन नोट्स की मदद से ही मैंने 4 बार टीजीटी टेट लेवल एचटेट, 4 बार पीजीटी, 2 बार सीटेट और नेट क्वालिफ़ाई किया है। तो अब मैं स्टेट पीसीएस की परीक्षा में मैंने संस्कृत विषय को चुना है, उसी की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि क्या सिर्फ़ अपने लिए ही पढ़ते जाना सब कुछ है? नहीं। मुझे लगा कि एक संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते मुझे उस ऋण को चुका देना चाहिए, चुकाने का प्रयास करना चाहिए। चुका तो मैं सारी उम्र भी नहीं सकती, क्योंकि ये तो ऐसा ऋण है जो नहीं चुकाया जा सकता है एक ज़िंदगी में, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं। और वो कोशिश कैसे कर सकते हैं? हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना। हमें सिर्फ़ जितना हमने सीखा है, जितना हमने ज्ञान अर्जित किया है, वो हम अपने ही जैसे दूसरे विद्यार्थियों के साथ अगर बाँट दें, तो मुझे मन को बड़ी तसल्ली मिलती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी मेहनत को दूसरे बच्चों के साथ बाँट दूँ, जिनके पास साधन नहीं है, जो बहुत सारी किताबें नहीं खरीद सकते, या जिनके पास समय नहीं है किसी कारणवश, तो उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। और हमारा जो संस्कृत के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, उसको पूरा भी हम कर लेंगे। इसी श्रृंखला में मैंने 2 वीडियोज़ बना दिए हैं, जिसमें हमने बहुत सारी परिभाषाएँ देखी थी। संस्कृत में आप सभी जानते हैं, संज्ञाएँ होती हैं, परिभाषाएँ होती हैं, बहुत सारे सूत्र होते हैं। तो रचना अनुवाद कौमुदी को बेस बनाकर और पाणिनि के अष्टाध्यायी आदि सभी जो जितनी परिभाषाएँ उसमें बनती थी, जैसे अपवाद संज्ञा, भू संज्ञा, टी संज्ञा और सुप्रत्यय, तिंग प्रत्यय, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं पहली 2 वीडियोज़ में। इसी श्रृंखला में आज तीसरी वीडियो है, और इसमें हम स्वर और व्यंजनों को क्लैरिफ़ाई करेंगे। देखिए, हर टॉपिक को हर किसी चीज़ को पढ़ने का एक तरीका होता है। हम ना एक-एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। शुरू में क्या होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर कोई ऐसा टॉपिक कर रहे हों जहाँ पर स्वर और व्यंजनों की ज़रूरत पड़े और हमें वो आए ही ना। कई बार ऐसा भी होता है, और हुआ भी है, मेरे साथ भी हुआ है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ें, बहुत ही मुश्किल चीज़ें तो हम करके चले जाते हैं, लेकिन जो आसान चीज़ें होती हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, हम उनको स्किप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं कि नहीं यार, इसमें से कुछ नहीं आने वाला। लेकिन परीक्षा पूछने वाले का कुछ पता नहीं होता, कहाँ से क्या पूछ ले। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हर टॉपिक को, हर विषय को ऐसे तैयार करें कि उसमें बेसिक चीज़ें भी हों, उसमें कॉम्प्लेक्स मुश्किल चीज़ें भी हों, सारी चीज़ें हों। और परीक्षा चाहे कैसी भी हो, किसी भी लेवल की हो, कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाए, हम उसको आसानी से कर सकें। ठीक है? यही मेरा प्रयास है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। हमें स्वर और व्यंजन को पढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि स्वर और व्यंजन आए कहाँ से? क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी? हम सारा दिन कुछ ना कुछ बोलते हैं, अपनी बातों को किस दूसरों तक पहुँचाते हैं, हम सभी जानते हैं। हम इशारे भी करते हैं, संकेतों का भी सहारा लेते हैं, सिम्बल्स का यूज़ करते हैं ना? तो भाषा जो है ना, भाषा, उसमें सिर्फ़ वो चीज़ें नहीं होती जो हम बोलते हैं, उसमें हमारा जेस्चर भी होता है, हमारे शारीरिक हाव-भाव होते हैं, हमारे संकेत होते हैं, ठीक है? एक और बात मैं बता दूँ, मेरी जो भाषा है, मेरा जो डिलीवरिंग का जो मेथड है, वो ऐसा नहीं है कि शुद्ध परिमार्जित हिंदी भाषा जो आप लोगों को बोर कर दे, ऐसे मुश्किल शब्द मैं बोलूँ, नहीं। मेरा जो माध्यम रहेगा वो ऐसा रहेगा, बिल्कुल ईज़ी, जो आसानी से सबकी समझ में आ जाए। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम लोग बैठ कर के किसी के साथ बात कर रहे थे और हमने बातों ही बातों में बहुत सारी चीज़ें सीख ली। तो देखो बेटा, भाषा में वाणी ही नहीं होती, भाषा में संकेत भी होते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं भाषा को, तो जब हम लिखते हैं या बोलते हैं, तब हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो हम संकेतों से भी मतलब अपनी बातों को बता सकते हैं। कुछ हद तक, कुछ सीमा तक वो ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं, दूसरे तक पहुँच भी जाती हैं, है ना? तो कोई भी भाषा, कोई भी बात, जब उसको जिस रूप में हम लिख रहे हैं, जिन संकेतों की मदद से हम लिख रहे हैं, वो संकेत लिपि कहलाते हैं। लिपि क्या है? भाषा को जिस रूप में, जिन संकेतों की मदद से, जिन चिन्हों की मदद से लिखा जाता है ना, उसको लिपि कहते हैं।
आजकल वर्तमान समय में जो संस्कृत जो है जिस लिपि में लिखी जा रही है, जिन संकेतों की मदद से जिन चिन्हों का हम यूज़ कर रहे हैं, जिन चिन्हों का हम प्रयोग कर रहे हैं, उस उन संकेतों की को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और वो लिपि संस्कृत की जो है देवनागरी लिपि है, और हिंदी की भी यही है। पंजाबी की गुरुमुखी और बहुत सारी भाषाओं की अलग-अलग लिपियाँ हैं, ठीक है? लेकिन पुराने समय में प्राचीन काल में संस्कृत जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अब स्वर और व्यंजन पर आते हैं। तो ये जो ध्वनियाँ हम बोलते हैं ना, ये स्वर और व्यंजन वो ध्वनियाँ ही हैं। इनमें स्वर और व्यंजन में फिर मतलब सारे स्वर ही क्यों नहीं है, सारे व्यंजन ही क्यों नहीं है ना? इनमें थोड़ा-सा फ़र्क है, और वो फ़र्क भी बोलने में है। मतलब वो ध्वनि किस तरह से मुख से निःसृत हो रही है, मुँह से निकल रही है, बस उसी का फ़र्क है। देखिए, स्वर और व्यंजन में ध्वनि का अंतर है, ये ध्वनियों के ही भेद हैं। और कैसे हैं भेद? मतलब स्वर के बोलने में मुख द्वार कम या ज़्यादा खुलता है। जब हम स्वर को बोलते हैं ना, तो हमारा जो मुख द्वार है, हमारा जो मुँह है, वो या तो कम खुलता है या ज़्यादा खुलता है। लेकिन बिल्कुल बंद नहीं होता, मतलब या बिल्कुल इतना ज़्यादा संकुचित नहीं होता, इतना ज़्यादा नैरो नहीं होता, इतना ज़्यादा कम नहीं हो जाता कि मतलब हवा जो है, अंदर की जो हवा है, वो रगड़ खाकर निकले, उसे कहीं मतलब रगड़ खानी पड़े, इतना ज़्यादा संकुचित नहीं होता। आप बोलकर देख लीजिए आ, ई, है ना? तो मोस्टली जो है वो खुला ही रहता है। उसके बाद अगर हम व्यंजन को देखें ना, व्यंजन के उच्चारण में मुख द्वार या तो एकदम से खुल जाता है या इतना संकुचित हो जाता है कि हवा रगड़ खाकर बाहर निकलती है। रगड़ खाकर मतलब मुश्किल से उसको मतलब फाइट करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। उसी रगड़ के कारण वो इधर-उधर स्पर्श करती है। स्पर्श कहाँ पर करती है? अगर मुख की हवा है तो मुख के अंदर ही स्पर्श करेगी, जो उच्चारण के अवयव अंदर हैं हमारे, जहाँ से उच्चारित हो रही है, वहीं स्पर्श करेगी। और उसी स्पर्श के कारण जो है व्यंजन अ, ये जो ध्वनियाँ हैं ये व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है? स्वर मुख ज़्यादा खुला रहता है, संकुचित नहीं होता, हवा रगड़ नहीं खाती। व्यंजन मुख द्वार या तो एकदम से खुल जाता है या इतना संकुचित हो जाता है कि हवा को रगड़ खाकर बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है? ये स्वर और व्यंजन में भेद हो गया। अगर आपको किसी को बताना पड़े तो आप बता सकते हैं कि स्वर और व्यंजन में क्या भेद है। ऐसे नहीं बताएँगे कि ए, आ, ई तो स्वर हैं और क, ख, ग, घ, ड़ ये व्यंजन है, ऐसे नहीं बताएँगे। आप बताएँगे कि क्यों है ये स्वर व्यंजन अलग-अलग क्यों है? तो आप बता सकते हो, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे कि स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं, हम सभी जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, स्वर 3 प्रकार के हैं, हर्ष, दीर्घ, प्लुत, हर्ष, दीर्घ, प्लुत। तो यहाँ पर भी वही है, भई बदलेंगे थोड़ी, स्वर थोड़ी बदल जाएँगे, बड़े हो गए तो हम बदले हैं, स्वर थोड़ी बदले हैं। स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ, हमें पता तो है हर्ष स्वर 1 मात्रा का समय, दीर्घ स्वर 2 मात्राओं का समय, प्लुत स्वर 3 मात्राओं का समय लगता है जिसको बोलने में। लेकिन बड़े-बड़े लोग धोखा खा जाते हैं इनमें। मतलब जिन चीज़ों को हम आसान छोड़कर समझकर छोड़ देते हैं, फिर वो हमें बड़ा परेशान करती हैं परीक्षा में। तो अ, ई, उ, ऋ, लृ ये 5 हर्ष स्वर हैं। लृ जो है ना, लृ को दीर्घ नहीं होता कभी भी। तो ये याद रखना, ऐसा कौन-सा स्वर है जिसको कभी दीर्घ नहीं होता, वो लृ है। उसके बाद दीर्घ स्वर जब ये बड़े हो गए, ए बड़ा होके आ बना, ई बड़ी हो गई, बड़ी ई हो गई, उ बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, ऋ को भी दीर्घ हो गया। ठीक है? इनके उच्चारण में इनसे दुगना समय लगता है। उसके बाद प्लुत या मिश्रित स्वर, ए, ऐ, ओ, औ ये जो है मिश्रित स्वर कहलाते हैं। मिश्रित क्यों हैं? क्योंकि मिले हुए हैं, किसी न किसी में विकार आया है, इसलिए विकृत स्वर भी ये कहलाते हैं। जैसे ए जमा ई दोनों मिले तो ए आया, इनमें विकार होकर ए बना है ना, इसलिए विकृत भी बोल देते हैं। मिक्स होकर बने हैं, मिलकर बने हैं, मिश्रण से बने हैं, इसलिए मिश्रित कहलाते हैं और प्लुत कहलाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर बहुत सारे अगर वेदों को देखें ना हम इनके, तो हर्ष के 6 वेद होते हैं, दीर्घ के भी 6 होते हैं और प्लुत के भी 6, इस तरह से कुल 18 भेद हो जाते हैं इनके। अगर आप कहेंगे तो मैं उनको फिर किसी वीडियो में बता दूँगी। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्र जो हैं उनमें पूरी वर्णमाला का क्रम क्या? आप सभी जानते हो हमारी वर्णमाला जो है 14 माहेश्वर सूत्रों से बनी है, जो भगवान शिव के डमरू से निकले थे, है ना? तो उनमें कई बार ये पूछा जाता है कि वर्णमाला तो है, वर्णमाला का क्रम क्या है? क्रम बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर आपको सारे के सारे माहेश्वर सूत्र याद हैं तो आप उसी समय बोलकर देख लेंगे और पता चल जाएगा कि कैसे है। लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए, बहुत आसान है। पहले स्वर अंतस्थ आए हैं, सबसे पहले स्वर आए हैं ए, ई, उ, ऋ, लृ, है ना?
अई ऊण रील री कैसे होता है ना सूत्र, अई ऊण रील री के होंगे यो छाई वरटियम गणनम, जब यह गणदस जब गणदस, है ना, इस तरह से हैं। तो स्वर सबसे पहले आए हैं, अंतस्थ आए हैं, उसके बाद फिर वर्ग के पांचवें, चौथे, पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम, उसके बाद उष्म, उष्म सबसे लास्ट में आए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है जरूर, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद ये अलग अलग से स्वर दिए हुए हैं, एक टेबल बनाई हुई है। व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, आप सभी को पता है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, अंतिम वर्ण वर्ण अनुनासिक होते हैं। क च ट त प कैसे लेकर मैं तक स्पर्श होते हैं, है ना। तो ये स्पर्श ही क्यों होते हैं वो हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी बता देती हूँ। इनके उच्चारण में मुख के किसी न किसी भाग का दूसरे भाग से कुछ न कुछ स्पर्श अवश्य होता है। जैसे च के उच्चारण में जीवा का तालु से स्पर्श होता है, और तय के उच्चारण में जीवा का दांतों से स्पर्श होता है। अंतस्थ होते हैं यर लव, उष्म होते हैं शश, अनुस्वार ये और अनुनासिक। आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, उनको अनुस्वार और अनुनासिक का भेद नहीं पता होता, ये सच्चाई है। आपको पता होना चाहिए अनुस्वार और अनुनासिक, यह अनुनासिक है जिसको हम चंद्र बिंदु बोल देते हैं, अनुनासिक कहलाता है। विसर्ग आप सभी को पता है, जीवामूल को खो ऐसे बोलते हैं ना, वो जीवामूल होता है जब जीवा के बिल्कुल मूल से ध्वनियां निकलती हैं। एक नोट दिया हुआ है वो देख लीजिए। लरी वर्ण को कभी दीर्घ नहीं होता, मैंने बता दिया। आई ए आई ओ औ इनको कभी ह्रस्व नहीं होता, ये भी मैंने बता दिया। इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में मुख्यतः 46 वर्ण है। हालांकि इनमें कुछ डिस्प्यूट चलता रहता है, कोई कुछ बताता है कोई कुछ, तो लेकिन मुख्यतः अगर पूछा जाए तो 46 वर्ण है। किंतु अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, जीवामूल्य को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या 50 हो जाती है। पाणिनीय शिक्षा क्या कहती है इस बारे में? पाणिनीय शिक्षा कहती है त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वावर्ण शंभु मते मतः, अर्थात संस्कृत व्याकरण में 63 या 64 वर्ण है। त्रिषष्टि चतुर्षष्टि व पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अगर पेपर में प्रश्न इस तरह से पूछा जाए, और पूछे जा चुके हैं, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या 63 या 64 है, मूल रूप से 46 है। अगर मूल शब्द मिल जाए तो 46 वर्ण है। उसके बाद हम सब जानते हैं कि यर लव जो है अंतस्थ है, लेकिन यर लव अंतस्थ क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इन व्यंजनों के उच्चारण में भीतर से कुछ अधिक बल से सांस लानी पड़ती है। बोलकर देख लीजिए, य र, ऐसा लग रहा है कि हम अंदर से सांस को खींच कर ला रहे हैं, अंदर से, यानी कि अंतः अस्थ, अंतस्थ, यानी कि अंदर जो स्थित है हमारी वायु, उसको हम खींच करके बाहर लाते हैं, इसलिए ये अंतस्थ कहलाते हैं। अब परीक्षा में एक बार पूछा गया था कि पुरुष वर्ण कौन से होते हैं, या पहचानिए इनमें से पुरुष वर्ण कौन सा है या कौन सा नहीं है। देखिए, पांचों वर्गों के पहले और द्वितीय अक्षर और ऊष्म वर्णों को, प्रत्येक वर्ग का मतलब पांचों के पांचों वर्ग क च त ट त प, और इनके प्रथम और द्वितीय अक्षर, और उसके बाद जो ऊष्म वर्ण है श स और है, इनको परुष वर्ण या परुष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, पहले दूसरे नंबर पर हमेशा ये समझ लो कि पुरुष ये सोचते हैं कि हम ही फर्स्ट और सेकंड आए। ठीक है, मैंने इसी तरह से याद किया था। और वो सोचते हैं कि हमें ऊष्मा ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले दूसरे और ऊष्म जो है, सभी वर्गों के पहले दूसरे और ऊष्म वर्णों को परुष वर्ण कहते हैं। अब पुरुष का एक अर्थ होता है कठोर, पुरुष का एक अर्थ कठोर होता है, वैसे भी पुरुष कठोर ही होते हैं। उसके बाद है कोमल। अब जितने कठोर कठोर थे वो हमने निकाल दिए, पहले दूसरे और ऊष्मा वाले जिनमें ज़्यादा एनर्जी, वो जो ये कहते थे कि हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी है, तो बाकी के कौन बचे? कोमल बचे। तो पहले दूसरे ऊष्म वर्णों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी बचे हुए वर्णों को कोमल व्यंजन कहते हैं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत कम जगह पर आपको ये जो चीज़ें हैं ये मिलने वाली, और ये पूछी जाती हैं अच्छे लेवल की जो परीक्षा होती हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं? पांचों वर्गों के पहले और तीसरे को अल्प प्राण कहते हैं। एक तीन अल्प प्राण, एक तीन अल्प प्राण, इस तरह से याद रखेंगे। देखिए ये जो तीन है ना, इसकी जो आकृति है वो अ से मिलती है, इस तरह से याद रखना। और तीन के साथ एक और था, एक तीन, मतलब एक तीन अल्प प्राण और दो चार महाप्राण, दो चार महाप्राण। चार संख्या वैसे भी बड़ी है तीन से, तो ये महान है। प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे, यानी कि ख घ छ ज
ये महाप्राण कहलाते हैं। अनुनासिक व्यंजन मैंने बता दिया। वर्गों के जो 5वें वर्ण होते हैं वो य, ग, य, न, म, ये सारे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं और इसका जो चिन्ह है वो ये होता है। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे देखिए, अब ध्वनियों का वर्गीकरण कैसे करते हैं ये देखना है हमें। ध्वनियों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है, कैसे करते हैं। भाषा की उत्पत्ति का मूल कारण ध्वनि है, सभी को पता है। हमने अभी पढ़ा था कि सबसे पहले ध्वनियाँ होती हैं, उन्हीं को प्रकट करते हैं। ध्वनि जब विभिन्न संकेतों के माध्यम से प्रकट होती हैं तो वो भाषा का रूप धारण कर लेती हैं। अब संस्कृत में ध्वनि शब्द एक धातु है, उसी धातु से ध्वनि शब्द निर्मित हुआ है। सामान्यतः हर शब्द ध्वनि संज्ञा से अभिहित किया जा सकता है, लेकिन भाषा विज्ञान में मानव मुख से निश्चित, मानव मुख से निकली हुई जो सार्थक ध्वनियाँ हैं उन्हीं का विवेचन किया जाता है। सार्थक ध्वनियों का, ध्वनि के प्रधान अंग उच्चारण के स्थान और प्रयत्न है। भाई अभ्यंतर प्रयत्न है या बाह्य है, या उच्चारण का अवयव उच्चारण कहाँ से हो रहा है। स्थान और प्रयत्न का संबंध उच्चारण अवयवों से विशेष रूप में होता है। ध्वनि के आवश्यक और अनिवार्य उपकरण ये उच्चारण के अवयव होते हैं, इनको ध्वनि यंत्र भी कहा जाता है। मानव शरीर में स्थित ध्वनि यंत्र, नासिका विवर, नीचे काउष्ठ, एक बार ये पढ़ लेना, ऊपर काउष्ठ, ऊपर के दांत आराम से एक बार देख लेना। ये जो है कुल मिलाकर के 23 उच्चारण अवयव दिए गए हैं। पूछे, एक आधी बार पूछे गए हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए। उसके बाद है स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण कैसे करें, ये बहुत जरूरी है। संस्कृत की एक आधी ऐसी परीक्षा रही होगी जहाँ पर इससे प्रश्न नहीं बनता, इसलिए बहुत ध्यान से करेंगे। मैं सच बता रही हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे हमेशा ही प्रश्न बनते हैं। देखिए, कंठ, जिन ध्वनियों का उच्चारण कंठ से होता है। अब कंठ से ध्वनियाँ कौन सी बनेंगी, कंठ्य ध्वनियाँ, है ना। लेकिन वो कौन कौन सी हैं, उसके लिए एक सूत्र है, अकुह विसर्जनीय नाम। इसी सूत्र को खोल कर देखिए। ए कै कुह मतलब क, कै वर्ग, पूरे का पूरा कै वर्ग, क ग घ ढ, उसके बाद है और उस विसर्ग, ए कै वर्ग है और विसर्ग, ये जो सारे होते हैं ये कंठ से निकलते हैं। ए कै वर्ग है और विसर्ग की जो ध्वनियाँ होती हैं वो कंठ से बोली जाती हैं, इसलिए ये कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। तालु, जिनके उच्चारण में तालु का स्पर्श होता है वो तालव्य कहलाती हैं। ई चू य शा नाम तालु, ई चू य शा नाम तालु, यानी कि छोटी ई या ई, उसके बाद च वर्ग, उसके बाद य और श, ई च वर्ग य श। इन सूत्रों को आपको याद करना पड़ेगा। ई चू य शा नाम तालु, ई च वर्ग य और श तालु से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं। उसके बाद मूर्धा, री टू र साणाम मूर्धा, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। री टै वर्ग और र और ये वाला श, देखो यहाँ पर ये वाला श था, यहाँ पर ये षटकोण वाला श, ठीक है। मूर्धन्य श बोलते हैं इसको, क्योंकि ये मूर्धा से बोला जाता है। री टै वर्ग, र और मूर्धन्य श, मूर्धन्य श, ये सारी चीज, ये सारे जो वर्ण हैं ये मूर्धा से बोले जाते हैं, इसलिए मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। दांत, जिनका उच्चारण दांत से होता है, जैसे लरी तू ल सा नाम दंत है। लरी, लरी का उच्चारण स्थान क्या है ये पूछ लेंगे। तवर्ग, पूरे का पूरा तवर्ग, ल और ये वाला स, ये दंत से बोला जाता है ना। लरी तू ल सा नाम दंत है। लरी तवर्ग ल और स का उच्चारण दांत है, इसलिए दंत ध्वनियाँ कहलाती हैं। ओष्ठ, उपधमानिया नाम ओष्ठ, ऊ, पूरे का पूरा पैवर्ग और उपधमानीय जो ध्वनियाँ होती हैं वो ओष्ठ ध्वनियाँ कहलाती हैं, क्योंकि उच्चारण ओष्ठ से होता है, होठों से होता है। नासिका, यम गणना नाम नासिका, जितने भी अनुस्वार है ना, जितने भी अनुनासिक है ना, पंचम वर्ण जो है वो सारे अनुनासिक होते हैं, ठीक है। ये नासिक के ध्वनियाँ कहलाती हैं, हर एक वर्ग का 5वां अक्षर। उसके बाद कंठ तालु, कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जो 2 जगह से बोले जाते हैं। कंठ तालु, कंठ और तालु से ए दई कंठ तालु, ए दई कंठ तालु, ए आई और ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। एद ऐ तो ए और ऐ, ठीक है। उसके बाद कंठोष्ठ, ओद ओतोह कंठोष्ठम, ओद ओतोह कंठोष्ठम, ओ तथा औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। जीवामूल्य, जीवामूल्य से जीवामूलम, जो जीवामूल्य ध्वनियाँ होती हैं, प फ ख, जो बिल्कुल जीवामूल से बोली जाती हैं, वो
जिह्वा मूल उसका उनका उच्चारण स्थान होता है। दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ से बोले जाते हैं व, ठीक है? ये सभी हमने देखने हैं। इससे अगली वीडियो में हम प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। ये ना बहुत बोरिंग टॉपिक लगते हैं हमें, लेकिन मैंने इतना आसान बनाया हुआ है। प्रयत्न के आधार पर वर्गों को कैसे बाँटेंगे, ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो उम्मीद है आप लोगों को जो आज वाली वीडियो है वो समझ में आई होगी। और नमो नमः, जय भारत।